आगे मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं। राजीव, मैं आपसे सीधा सीधा कल जो पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है 195 उम्मीदवारों की, ये लिस्ट 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हर वर्ग को साधने की, युवा हो, महिलाएं हो और ओबीसी पिछड़ा वर्ग, जिसका जिक्र हर मंच से यहां पर अब बीजेपी की तरफ से होता है, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर की गई है। कई बड़े चेहरे जिनका नाम कटा, कई बड़े चेहरे जिन्हें रीएडजस्ट किया गया और कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस आकलन, आप क्या करेंगे इसका? देखिए, बिहार और दिल्ली के बारे में हमारे साथी वरुण और सौरभ ने बता ही दिया। मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसका साइड इफेक्ट दिखा है कि उनके 5 लोकसभा सांसदों को रिपीट नहीं किया जाएगा। 4 का कल ही टिकट काट दिया गया। गौतम गंभीर कटने से पहले मैदान छोड़ दिया। उन्होंने कल सुबह ही चिट्ठी लिख दिया कि मुझे राजनीति नहीं करनी। तो अब 10-10 साल सांसद रहने के बाद और जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के चेहरे के तौर पर बदलाव होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर पूजा आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों पर हुई, जबकि सारे सिटिंग जो उम्मीदवार हैं तकरीबन उन्हें सबको उतार दिया गया और हारी हुई सीटों पर दूसरी पार्टी से आए लोग जो है उनको टिकट मिल गया। जैसे अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट मिला। तो हारी हुई सीटों की बात अगर छोड़ दी जाए, जैसे जौनपुर सीट से कृपा शंकर सिंह पुराने कांग्रेसी हैं, हालांकि बीजेपी में वो शामिल हो चुके थे, तो हारी हुई सीटों पर दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दिया गया। लेकिन जो लोग 10-10 साल से सांसद है, पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा अपना दिखाया है और ज्यादातर सीटिंग सांसद जिनकी कि जिले स्तर पर या लोकसभा स्तर पर मैं तो घूमता रहता हूं, सबसे ज्यादा चर्चा जिन सीटों पर उम्मीदवारों के टिकट कटने की थी और दूसरे स्थानीय उम्मीदवार और दूसरे लोग लखनऊ से दिल्ली तक एक किए हुए थे, उससे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, गृह मंत्री अमित शाह ने पुराने चेहरों पर और कोई नया फेरबदल या कोई चौंकाने वाला फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर के नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती है। अभी देखिए, जिन सीटों पर अभी निगाहें और बची हुई हैं, उन सीटों को सीधे सीधे छोड़ भी दिया गया, जिसमें गाजीपुर की सीट है, बलिया की सीट है, मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी की सीट है, और गाजियाबाद जनरल वीके सिंह की सीट है। इन सीटों पर लोगों की मेरठ की सीट अभी बाकी है। तो इन सीटों पर लोगों की निगाहें लगी हैं कि क्या ये वो सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं क्या, इसलिए इन्हें रोक दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसदों को उत्तर प्रदेश में मौका दिया है। और जैसा बिहार की बात सौरभ ने कही, बिहार में इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में खींचतान बराबर की है। एनडीए गठबंधन में भी स्थितियां उस तरीके की नहीं है और यहाँ वेट एंड वॉच की पॉलिसी है पर दोनों चल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों गठबंधन के लोग दोनों तरफ जा सकते हैं और दोनों तरफ से टिकट पा सकते हैं। और शायद राजीव सेम हाल वही महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र से भी कोई घोषणा नहीं की गई। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी देखिए दिक्कत वही है। महाराष्ट्र में एनडीए के साथ भी दिक्कत है और इंडिया के साथ भी दिक्कत है। एनडीए के साथ दिक्कत है कि अजीत पवार फैक्शन के विधायकों की संख्या और शिंदे गुट के विधायकों की संख्या, उन दोनों को बराबरी, और ये निश्चित मानिए कि शिंदे गुट के सिटिंग सांसद जो लौट करके जो सांसद छोड़ करके गए थे, बीजेपी उनको दोबारा रिपीट करने में हिचकिचाएगी। वो शिंदे से नए उम्मीदवारों को लाने की कोशिश करेगी। 48 सीटों पर अगर इन्हें आधा सीटें दे दी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उद्धव ठाकरे से रिश्ता तोड़ने का, तो अभी महाराष्ट्र में भी काफी कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ शरद पवार का क्या करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूं शरद पवार क्या करेंगे ये तो ऊपर वाले को भी पता नहीं। अभी देखिए, वो उन्होंने बारामती में अभी एक रोजगार अभियान चलाया तो उसमें सबको बुला लिया, फिर तब से नई कहानी शुरू हो गई है। तो वंचित विकास अघाड़ी का रोज आप सुनी रहे उनकी तरफ से। तो महाराष्ट्र में भी जब तक ना हो जाए तब तक कुछ भरोसा नहीं है। और मैंने आपके कार्यक्रम में 3-4 दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में मार्च के दूसरे सप्ताह में कोई बड़ी घटना घटे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।